तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फाइनली आज आप लोगों का टेस्ट है साइंस का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिया है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए। इस टेस्ट को अच्छे तरीके से दीजिए। देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आप लोग भूल गए हैं कि याद है आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे से टेस्ट लिया जा रहा है, तो इस टेस्ट को बहुत अच्छे से दीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। पहले के प्रश्न आप लोगों को याद हैं कि नहीं याद हैं, और आप ये चेक कीजिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहें। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ें कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7 और ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक और ऑप्शन डी 0। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, पढ़े तो होंगे आप लोग। चलिए बताइए सटीक आंसर इसका कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। ठीक है, तब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, तब तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ठीक है, जब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान बताइए, 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो 7 से कम तो आपका अम्लीय विलयन को होता है, तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 से कम अम्लीय, 7 रहता है तो उदासीन, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ गए, तो इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन सही आंसर है। एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, कि ऑप्शन सी CaOCl2 और ऑप्शन डी NaOH। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए मैं आप इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट आप शेयर कर दीजिए। ये केमिस्ट्री के अभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अभी बायो के चलेंगे, फिजिक्स के चलेंगे, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान बताइए। कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। जो अम्लीय वर्षा का जल होता है उसका संभावित पीएच मान पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए 5.2, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 7.2, कि ऑप्शन डी 8.2। तो चलिए दोस्तों, आप लोग चूज कीजिए कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है। चलिए आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। अब मैं आप बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है 5.2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी तांबा और ऑप्शन सी जस्ता और जिंक, की ऑप्शन डी सल्फर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं कि वह तत्व जस्ता या जिसे जिंक बोलते हैं। ठीक है, जस्ता व जिंक वह तत्व है जो अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5वां में कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि लोहे के फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। कह रहा है कि लोहे के जो फाइंग्स पेन होता है उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग होता है। ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, कि ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए कि लोहे की फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों लोहे की जो फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए जो विधि उपयोग होता है वो ग्रीस लगाकर भी हम कर सकते हैं, पेंट लगाकर भी कर सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर भी हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इन सभी के द्वारा हम लोहे के फाइंग्स पेन को जंग बचाने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं विधि का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। CH4 की C3H8, ये 8 है। ठीक है, कि CuH10 की C2H6। चलिए दोस्तों आप बताइए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र चलिए आप लोग बताइए कि एल्काइन का सूत्र क्या है। ऑप्शन है C3H4 की C3H6 की C2H6 की C6H6। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा एल्काइन का सूत्र का। चलिए तो आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि एल्काइन का सूत्र होता है C3H4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोग की स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 का पूछा हमसे क्या IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, बताइए मेथेन, एथेन, एथाइन कि एथिलीन होगा। चलिए बताइए आप लोग कि C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा। चलिए हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों C2H6 का जो IUPAC नाम होता है एथेन। क्या होता है, एथेन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम फिजिक्स जो केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, देखिए चलिए बताइए इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल, के ऑप्शन बी मेथेनॉल, के ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, के ऑप्शन डी एथेनोइक अम्ल। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर ले होंगे दिमाग में कि कौन सा में आपका आंसर सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक मैंने केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर दिया। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अब हम बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के। चलिए इसी के साथ जितना अच्छे से आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार आप लोग को बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों देखिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और पहले क्वेश्चन के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा है कि पीतरस का स्राव होता है। पीतरस का स्राव कहाँ होता है बताइए आप लोग। पित्ताशय में, कि यकृत में होता है, कि अग्नाशय में होता है, कि अमाशय में होता है। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि पीतरस का स्राव कहाँ होता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि पीतरस का जो स्राव होता है वो यकृत में होता है। स्टूडेंट कहाँ होता है,
यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ होता है? यकृत में होता है पीतरस का स्राव। ठीक है, अभी याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम तुरंत अग्रसर होंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोगों की स्क्रीन पे। कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए कि मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है कि 32 होती है? चलिए स्टूडेंट बताइए आप लोग कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है और कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में कि राइबोसोम्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि लाइसोसोम्स में? चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है। चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अब हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये आपसे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, जिसे वेस्मो भी बोला जाता है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए कितनी होती है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। चलिए स्टूडेंट आप लोग आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है स्टूडेंट वो होती है कितनी? 4 होती है स्टूडेंट। क्या होती है? 4 होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करा दूंगा, एग्जाम में बेहतर नंबर आप लाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा अगर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर पांचवें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा ये कह रहा है आपसे कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? बताइए, वृक्क है कि फेफड़े कि त्वचा कि यकृत? चलिए स्टूडेंट आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? चलिए स्टूडेंट आप लोग सही आंसर चूज कीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? तो वृक्क। क्या होता है? वृक्क जो होता है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग है, वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा अगर क्लियर हो गया स्टूडेंट तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे और कह रहा है क्वेश्चन नंबर छठवां कि मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? प्लेनेरिया में कि हाइड्रा में कि लिस्मानिया में कि इन सभी में? चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि मुकुलन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से बताइए सही आंसर। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर बढ़ चलते हैं और उसे सोचने या समझने की और नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ठीक है, कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़ और ऑप्शन डी प्रकलिका। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे कि आप लोगों का कौन सा सही आंसर होगा। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो वो तना होता है। क्या होता है? तना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होता है? तना अनुकूल होता है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 7वां अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है यक्स वाई, यक्स यक्स, वाई की यक्स। तो चलिए स्टूडेंट ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग जानते भी हैं, जो बायो पढ़ते हैं वो तुरंत बता देंगे कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में कि केंद्रिका में कि केंद्रक में? तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए
कि डीएनए पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग आंसर इसका चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि जो डीएनए स्टूडेंट पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। डीएनए पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन के 10 और बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए बताइए स्टूडेंट कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना ने किया था, कि पुन्नेट ने, कि जॉनसन ने, कि वाटसन एवं क्रिक ने? चलिए स्टूडेंट, आप बताइए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर बायो पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ कि जीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम है जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जॉनसन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अब तक मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो के भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। बायो का पोर्शन आपका कंप्लीट होता हुआ अब हम पढ़ेंगे किसका? फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिजिक्स के भी मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया है, और उसको भी आपको उतने ही अच्छे से देखना है जितना इन क्वेश्चनों को आपने देखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए, अब हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबके पास पहुंच जाए। चैनल पे अपना है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। चलिए, और देखिए पहला क्वेश्चन है यह कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। चलिए स्टूडेंट बताइए, शून्य कि अनंत कि 25 सेंटीमीटर कि -25 सेंटीमीटर? चलिए स्टूडेंट, आप बताइए कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है कितनी होती है स्टूडेंट? चलिए बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है? चलिए मैं इस क्वेश्चन का आप सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है स्टूडेंट। क्या होती है? अनंत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तुरंत रट्टा मार लेना इन क्वेश्चनों को आपको, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन के दूसरे और अग्रसर होंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइए। पहला क्रिस्टल लेंस पे, ऑप्शन बी स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं, और किसी परितारिका पर, कि ऑप्शन डी पुतली पर? चलिए दोस्तों स्टूडेंट बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है स्टूडेंट? चलिए बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पर? कार्निया पर, जिसे हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है, कार्निया पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके नेत्र में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रेटिना पर, कि रेटिना से आगे, कि रेटिना के पीछे, कि कहीं नहीं? चलिए स्टूडेंट आप बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जब दूरदृष्टि आपके दोष है, अगर दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वो बनता है रेटिना के पीछे बनता है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है अगर दूरदृष्टि दोष है तो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आपसे कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए? चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए, पढ़े होंगे आप लोग कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ होता है स्टूडेंट? चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, ठीक है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है आपसे कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, कि वोल्ट, कि ओम, कि वाट?
तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा इसमें से, ठीक है। कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक जो स्टूडेंट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल है, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि डायनमो उत्पन्न करता है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता ही देता हूं कि डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल करता है, ठीक है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल करता है उत्पन्न डायनमो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा कि न्यूट्रॉनों द्वारा। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते भी होंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किनके द्वारा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है आपसे कि विभवांतर का मापक यंत्र है, विभवांतर का मापक यंत्र है धारा मापी, वोल्ट मीटर, अमीटर कि ओम मीटर। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विभवांतर किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर में मापते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है, स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है स्टूडेंट। चलिए बताइए आप लोग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, वही कि 25 सेंटीमीटर कि 2.5 मीटर। चलिए स्टूडेंट ये तो जानते हैं आप लोग कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहाँ कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें, और यह फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है, ठीक है। चलिए बताइए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए एफ बराबर आर, कि एफ बराबर 1/r, कि 2f बराबर आर, क्या ऑप्शन डी एफ बराबर 2r। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध क्या होता है स्टूडेंट? ये तो बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है? तो 2f बराबर आर होता है, और यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे आप तो यह हो जाता है r/2 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसा जानते भी आप लोग, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख लिए कि 10 मैंने केमिस्ट्री के, 10 मैंने बायोलॉजी के और 10 मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया, और पहला मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन यह है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH। बताइए धोने के सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोग बताने वाला हूं क्योंकि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 और 10H2 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप सबने किया होगा, पूरा कंफर्म मैं कह रहा हूं सबने ऑप्शन बी दिया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए गए हैं पहले ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बताइए कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टूडेंट जल्दी कमेंट कीजिए इसका रियल आंसर क्या होगा। और आई होप आपने कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताने वाला हूं आप लोगों का एग्जैक्ट में इसका सही आंसर क्या होगा, मिला लीजिएगा मेरे आंसर से कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है स्टूडेंट जो वो पत्ती में। कहाँ होता है? पत्ती में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण होता है पित्ताशय कि यकृत में कि अग्नाशय में कि वृषण में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो पीत का निर्माण होता है किससे, पित्ताशय से कि यकृत से कि अग्नाशय कि वृषण से। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी फटाक से आंसर इसका दीजिए। समय नहीं है, बहुत ही फास्ट रिविजन करना हम लोगों को। जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप आपने सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा। इसका सही आंसर क्या आप मैं बताने वाला हूँ, इसका रियल आंसर क्या होगा मैच करा लीजिएगा। नहीं आता है तो तुरंत याद कर लीजिएगा कि पीत का जो निर्माण होता है स्टूडेंट वो यकृत से। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव में, राइबोसोम्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि अंतःपद्रव्य जालिका में। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा वक्त देता हूं आप लोगों का। हमको तो लगता है कि अब तक कमेंट आप लोग सभी बच्चे कर दिए होंगे और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने की। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ? कोशिका द्रव में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आपने भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लोएम द्वारा जो भोजन का हस्तांतरण होता है सुक्रोज के रूप में कि प्रोटीन के रूप में कि हार्मोन्स के रूप में कि वसा के रूप में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है। तो आंसर दीजिए, हमको तो लगता है कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे और हम चलिए इसका रियल आंसर बता देता आप लोग मैच करा लीजिए कि जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है स्टूडेंट वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि यकृत संश्लेषित करता है, जो यकृत है वो संश्लेषित करता है शर्करा को, रुधिर की यूरिया की प्रोटीन। बताइए यकृत संश्लेषित करता है शर्करा की, रुधिर की, यूरिया की प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर आप लोग बताइए अभी चाहिए मुझे। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए यकृत संश्लेषित करता है। चलिए आई होप सब लोगों ने कर दिया होगा कमेंट और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यकृत संश्लेषित करता है तो यूरिया संश्लेषित करता है यकृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि वृक्क बना होता है। बताइए वृक्क जो होता है वो बना होता है किससे? मूत्रवाहिनियों से कि पैल्विग्नियम नलिकाओं से, पैल्पिग्नियम नलिकाओं से कि नेफ्रॉन से कि शुक्रजनक नलिकाओं से। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फटाफट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि वृक्क बना होता है। ठीक है, वृक्क किससे बना होता है स्टूडेंट, चलिए बताइए। हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, मैच करा लीजिए। तो जो वृक्क स्टूडेंट बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। किससे? नेफ्रॉन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन सी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन से स्टूडेंट वो है कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स के जीन्स। बताइए केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का। तो चलिए आई होप हमको लगता है सभी लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा लगभग कि इसका क्या सही आंसर होगा और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। चलिए मैच करा लीजिए कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं तो प्रायोन्स जो होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है
क्वेश्चन 9 देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए कि एक संकर क्रांस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। बताइए एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप अनुपात होता है क्या होता है? 3:1, 1:2, 2:1 कि 2:1, 1:1, 1:2 कि 9:1, 3:1, 3:1? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर बताइए कि रियल आंसर क्या होगा इसका। और हमें इसका आंसर चाहिए, सभी लड़कों से उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ ये प्रश्न है। और चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया अपना, मैं सही आंसर बताने वाला हूँ इसका कि एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप का अनुपात होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है। बताइए कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर जो होती है इनके बीच क्या संबंध है इन चार ऑप्शन में से? एफ बराबर आर, की एफ बराबर 1/r, की 2f बराबर आर, की एफ बराबर 2r। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आप लोगों ने आंसर तुरंत दे दिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर उनके बीच जो संबंध होता है वो 2f बराबर आर होता है। 2f बराबर आर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2f बराबर आर होता है, तभी तो हम यहाँ पे f जो निकालते हैं वो r/2 हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला इसी से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। आई होप सबने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे एकदम उसी फार्मूले पे सूत्र दे दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको स्मॉल एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है और कह रहा है कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर पूछ रहा है। तो बताइए कि क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की 24 सेंटीमीटर? अभी मैं जस्ट बताऊं, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? 2f तो होता है। आप तुरंत निकाल दीजिए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 और एफ का वैल्यू आगे से दे रखा है 12, तो 12 दूनी के 24, तो 24 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सब लोग ने दे दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टूडेंट है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बताइए स्टूडेंट कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कि प्रोटॉनों द्वारा, कि आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा? बताइए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 को कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी कीजिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप लोग कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, इतना समय बहुत आप लोगों के लिए, तुरंत आपको कमेंट ही तो करना है सिर्फ। चलिए तो हमको लगता है कर दिए होंगे आप लोग, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है स्टूडेंट वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो क्या होता है स्टूडेंट? धारामापी, वोल्ट मीटर, की अमीटर, की ओम मीटर? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट फटाफट। हमको लगता है बता दिए होंगे आप लोग। ठीक है, आई होप आपने क्लियर कर रखा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं जा रहा हूँ सही आंसर बताने की, इसका सही आंसर क्या होगा। तो विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है सब जानते हैं, वोल्ट मीटर होता है, बात ही सिंपल। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 13 हो ही गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब डायनेमो उत्पन्न क्या करता है? आवेश, की विद्युत वाहक बल, कि विद्युत क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायनेमो है उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश करता है, कि विद्युत वाहक बल करता है, कि विद्युत क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आई होप आपने बता दिया होगा, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बताइए डायनेमो क्या उत्पन्न करता होगा इसमें से। तो मैं सही आंसर बता देता हूँ, जो डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। डायनेमो उत्पन्न क्या करता है? विद्युत वाहक बल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो बी है, और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 20 सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर
जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि जब हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, धूप वाले दिन, कि बादलों वाले दिन, कि गर्म वाले दिन, कि पवन वायु वाले दिन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, आप पढ़ेंगे तो खुद अर्थ निकाल देंगे, हाँ क्या कंडीशंस कह रहा है, तुरंत आंसर दे देंगे आप लोग, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ऑप्शनों को देख लीजिए, फिर दिमाग लगाइए, फिर इसका सही आंसर बताइए। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर अपना बता दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं। देखिए कह रहा है कि गर्म जल। अच्छा बताइए, जब गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। तो धूप वाले दिन तो जाहिर सी बात और हीट हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। गर्म वाले दिन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पवन वाले में कर लेते हैं। ये बताइए बादलों वाले के दिन कर सकते हैं क्या, जिस दिन बारिश होगी उस दिन कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1, 2, 3 कि 4। बताइए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, बताइए 1, 2, 3, 4। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो स्टूडेंट कितनी होती है, 1 होती है, मात्र 1 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यहाँ पे यह है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए Cu2S कि Cu2O कि CuFe 2S2 कि CuCO3। बताइए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताम्र ग्लांस देखिए ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र पूछा है। बताइए फटाफट, आप लोग पढ़े भी हैं इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर आप बताने के लिए, मेरा मैच करा लीजिए आप लोगों से कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। ये जो होता है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। जो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है फास्फोरस का, कि सल्फर का, कि कार्बन का, कि टीन का। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कि बकमिंस्टर फुलेरिन का एक अपरूप है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यूफो आपने बता दिया होगा, ठीक है। इतना समय आप लोगों के लिए बहुत है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, एक समय कुछ और दे देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, आप लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं जो बकमिंस्टर फुलेरिन का एक जो अपरूप है वो किसका है, तो कार्बन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है 18 कि 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, 18, 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आप आई होप आपने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है, 19 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही चूज किए होंगे और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आ रहा था तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर सबसे पहले बताता है कि कृमि रूप परिशेषिका, कृमि जो रूप परिशेषिका का भाग है, जो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है कि अग्नाशय का भाग है कि बड़ी आंत का है कि ग्रासनली का भाग है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से किसका भाग जो है कृमि रूप परिशेषिका है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सबसे आगे पहले बताता देखता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ चुका है स्टूडेंट कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जो कृमि रूप परिशेषिका वो किसका, बड़ी आंत का भाग होता है, ठीक है। बड़ी आंत में पाया जाता है कृमि रूप परिशेषिका। और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट होता हुआ क्लोज। 20 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया, इतना करा दूंगा क्वेश्चंस कि आपको तो बोर्ड एग्जाम में पूछिए मत, खाली बस पढ़ेंगे आंसर मारेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए वीडियो आपको कैसे लगे पहले ये बताइए, स्कोर वाले बताइए, हटाइए स्कोर, आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा 20 में से, ठीक है। 20 आउट 20 कितना किए हैं कि 20 आउट 18 किए हैं, कितना किए हैं बताइए इसका, कि आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, क्या वीडियो को लाइक शेयर
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाए, बहुत रिवीजन अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।